हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या हमारा मौर्य काल कंप्लीट हो गया था, मौर्य वंश कंप्लीट हो गया था ना, जो कि जिसमें हमारे 7 से 8 लेक्चर है ना। 8 लेक्चर में हमारा मौर्य वंश कंप्लीट हो गया है ना। इन डिटेल हमने इससे अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद क्या मौर्योत्तर काल आता है। क्या है मौर्योत्तर काल? जैसे क्या मौर्य काल में क्या हुआ था, केंद्रीकरण हुआ था ना, केंद्रीयकरण था ना, मतलब कि पूरी शक्ति किसके हाथ में थी, केंद्र के हाथ में। मतलब एक ही जगह से क्या पाटलिपुत्र से शासन होता था। और उसके बाद क्या हुआ, मौर्योत्तर काल में जैसे ही मौर्य वंश का पतन हुआ, किसके बाद पतन हुआ, अशोक के बाद इसका पतन स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या जो भारत है उसमें क्या विकेंद्रीकरण की स्थिति आने लगी। क्या आने लगी? केंद्रीकरण की स्थिति आने लगी। मतलब अनेक वंशों की स्थापना हो गई, जैसे सुंग वंश है और शक वंश है ना, ऐसे अनेक, जिसमें क्या 2 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल को विशेषकर। एक तो देशी शासन और एक विदेशी शासक है ना। देशी शासक क्या थे, जो कि इंडिया के ही थे या भारत के ही थे है ना, जिसमें क्या है सुंग वंश हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड हम कर्ण वंश पढ़ेंगे, थर्ड हम सातवाहन वंश पढ़ेंगे और फोर्थ हम चेदी वंश पढ़ेंगे। चेदी वंश को एक नाम से और जानते हैं, महामेघवाहक। ये आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये कभी ज्यादातर पूछते नहीं है, पर कभी किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मेघवाहक वंश को क्या कहते हैं, तो क्या चेदी वंश को कहते हैं ना। हमको ये सीक्वेंस में ही पढ़ना है, पहले सुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद चेदी वंश है ना। उसके बाद अगर विदेशी आक्रमणों की बात करें तो सबसे पहले क्या इंडो ग्रीक आए थे। कहाँ? इंडो ग्रीक। ये कहाँ से? ईरान से आए थे है ना, ईरान से। और सेकंड है शक आए थे है ना। उसके बाद थर्ड पार्थियन पढ़ेंगे और फोर्थ में हम पढ़ेंगे कुषाण, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा आईएमपी है ना। और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, जिसमें कुषाण वंश में भी क्या कौन सबसे ज्यादा है, कनिष्क है ना। कनिष्क के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम ना दोनों को साथ में लेके चलेंगे, मेंस प्लस प्री प्लस मेंस, क्योंकि अलग अलग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको प्री भी साथ में लेके चलते हैं और मेंस भी। अभी क्या कल क्या हुआ था, कल क्या एमपीपीएससी मेंस जो 2024 का मेंस हुआ है ना, जिसमें पेपर फर्स्ट था ना कल, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन अच्छे से पूरा सॉल्व करवा दूंगी है ना। क्योंकि अभी क्या हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैंने जितना आपको पढ़ाया उसमें से तो वो आ ही गया है, तो मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगी मेंस का है ना। हम किसी एक लेक्चर में पूरा मेंस का पेपर सॉल्व कर लेंगे, मेंस का है ना। इसके बाद क्या हम देशी शासक के बारे में पढ़ेंगे है ना। देशी शासक में हम क्या सबसे पहले सुंग, उसके बाद कर्ण, फिर सातवाहन, फिर चेदी है ना। तो आज हम क्या देखेंगे, सुंग वंश कब से कब तक था ना, 185 बीसी से 75 बीसी तक क्या था, सुंग वंश था है ना। इसने क्या किया था, जो अंतिम मौर्य शासक थे बृहदत्त की हत्या कर पुष्पमित्र ने, किसने की थी हत्या, पुष्पमित्र किसका अमात्य था, बृहदत्त का है ना। तो इसने बृहदत्त की हत्या कर सुंग वंश की स्थापना की है ना। तो डायरेक्ट आपसे मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कि सुंग वंश के बारे में लिखिए। तो आपका क्या आंसर रहेगा, सुंग वंश की स्थापना पुष्प सुंग ने बृहदत्त की हत्या करके की थी है ना। और इसका टाइम पीरियड ये है, तो आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे है ना। इसके बाद इसके स्रोत की बात करते हैं कि पुष्पमित्र सुंग वंश की जानकारी के स्रोत कौन से है ना, कि हम इसको कैसे जान सकते हैं। तो एक क्या है साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। डायरेक्ट आपका मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि सुंग वंश की जानकारी के स्रोत बताइए है ना। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक, या तो आपका 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में साहित्यिक स्रोत आ सकता है डायरेक्ट, या पुरातात्विक स्रोत आ सकता है ना। और इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे क्या साहित्यिक स्रोतों में क्या आएगा, सबसे पहले पुराण आ जाएगा है ना। पुराणों में क्या वायु पुराण और मत्स्य पुराण है, विशेषकर क्या वायु पुराण और मत्स्य पुराण में क्या पुष्पमित्र की जानकारी मिलती है। किसमें, वायु पुराण और मत्स्य पुराण में किसमें, सुंग वंश की जानकारी मिलती, विशेषकर क्या पुष्पमित्र की है ना। क्योंकि सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, पुष्पमित्र। उसके बाद हर्षचरित है ना।
हर्षचरित किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो बाण भट्ट द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित, है ना। और ये किसके दरबारी कवि थे? किसके? पुष्पमित्र के दरबारी कवि थे। कौन थे? बाण भट्ट, है ना। उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी? हर्षचरित, है ना। उसके बाद पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? महाभाष्य, है ना। जो पतंजलि थे वो किसके पुरोहित थे? पुष्पमित्र के पुरोहित थे, है ना। और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? जो यवनों का आक्रमण हुआ था भारत में, उसका वर्णन किया गया है ना। और गर्गी संहिता, गर्गी संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? कात्यायन, है ना। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गर्गी संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कात्यायन। और इसमें किस चीज का वर्णन है? यवनों के आक्रमणों का वर्णन, है ना। और इसी प्रकार पतंजलि किसके द्वारा लिखी गई है? महाभाष्य द्वारा। सॉरी, महाभाष्य किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। और पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्पमित्र शुंग के थे। और इसमें यवनों के आगमन के बारे में चर्चा की गई है। और एक दो पुस्तक और है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मालविका मित्रम, है ना। मालविका मित्रम जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास द्वारा रचित प्रथम पुस्तक है ना। उसके बाद दिव्य वादन भी एक पुस्तक है ना। वैसे तो ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, पर ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शुंग वंश से रिलेटेड है ना। मालविका मित्रम, कालिदास और दिव्य वादन, है ना। इसके बाद पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे तो क्या? अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख में क्या है? जो पुष्पमित्र के उत्तराधिकारी धनदेव द्वारा ये लिखवाया गया था, जो अयोध्या अभिलेख है। इसमें क्या? जो पुष्पमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उसका वर्णन किया गया है। किसमें? अयोध्या अभिलेख में। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि दो पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उसका वर्णन किसमें किया गया है? तो अयोध्या अभिलेख में, है ना। और बेसनगर अभिलेख ये किसके द्वारा? हेलियोडोरस द्वारा, जिसको क्या? गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं ना। गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं ना, जो कि भगवत धर्म से संबंधित है। ये मैंने आपको एमपी की हिस्ट्री में अच्छे से बता दिया है ना। और भरूच लेख भी किससे संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है। और प्रमुख मुद्राएं भी मिली है, जिसमें क्या? कौशाम्बी से मिली, अयोध्या से प्रमुख मुद्राएं मिली है ना शुंग वंश के बारे में। इसके बाद सबसे संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन है? पुष्पमित्र शुंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इसमें क्या, ये कौन है? शुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगर साम्राज्य विस्तार की बात करें तो ये उत्तर में हिमालय से लेके इधर बरार में है। उसके बाद मगध से लेके यहाँ पे पंजाब तक इनका शासन था, है ना। मतलब पूरा, अगर जैसे हम मौर्य काल में देखने को हमें मिलता है कि पूरा केंद्रीकरण था। मतलब हिमालय से लेके दक्षिण में गोदावरी नदी या उससे आगे तक क्या था? मौर्य वंश का शासन था। और इधर मगध से लेके अफगानिस्तान तक क्या? मौर्य वंश का शासन था। पर ये क्या है? अभी क्या विकेंद्रीकरण की स्थिति चल रही है। तो क्या है? ये इतने पे ही कि किसका शासन था? शुंग वंश का शासन था, है ना। और क्या? पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध करवाए गए थे। और जो अंतिम शुंग वंश का अंतिम शासन कौन था? आपसे डायरेक्ट प्रथम संस्थापक पूछेंगे, पुष्पमित्र शुंग है जो कि संस्थापक है। और अंतिम कौन है? देवभूति। कौन है? अंतिम देवभूति, जिसकी हत्या किसने की थी? उनके अमात्य ने की। अमात्य कौन? वासुदेव था, जिन्होंने वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके किस वंश की स्थापना की थी? कर्ण वंश की स्थापना की थी, है ना। तो हमने अंतिम भी देख लिया, देवभूति। और इसमें हमारा क्या? प्रथम कर्ण वंश के जो संस्थापक आ गए वासुदेव, वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंस में कि पुष्पमित्र शुंग का क्या मूल्यांकन बताइए, है ना। कि मतलब उसके जीवन के बारे में बताइए, या उसका चरित्र कैसा था। जैसे क्या लिख सकते हैं? वीर योद्धा और वह कुशल सेना नायक था। क्या था? वीर योद्धा था और कुशल सेना नायक था ना, जिसमें क्या? अनेक विजय प्राप्त कर साम्राज्य विस्तार किया और अपनी सेना को अच्छा प्रशिक्षण दिया, है ना। अच्छा प्रशिक्षण दिया और खुद भी प्रशिक्षित था ना। तो मतलब कुशल सेना नायक भी था और उन्होंने क्या? वीर योद्धा भी थे। वो अनेक विजय प्राप्त की और साम्राज्य विस्तार किया ना। उसके बाद क्या? ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया था, जिसमें क्या? जो ब्राह्मण धर्म के सबसे ज्यादा प्रबल समर्थक थे, है ना। सबसे ज्यादा प्रबल समर्थक थे। और क्या? बौद्ध धर्म की बहुत सारी जो मूर्तियां हैं उनको खंडित करवाया था, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या? वो ब्राह्मण धर्म
के क्या समर्थक थे, है ना, कुशल शासक थे, है ना। उन्होंने क्या 36 वर्षों तक शासन किया था और प्रजा के नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए कार्य करते थे। क्या करते थे? प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए कार्य करते थे। उसके बाद चतुर कूटनीतिज्ञ थे, है ना, मतलब उनकी नीति बहुत ज्यादा चतुर थी, जिसमें क्या विदर्भ की विजय के बाद उन्होंने दो चीज करी, यज्ञसेन और माधव सेन को क्या, दोनों शासक सदैव क्या किसकी अधीनता स्वीकार करते थे? पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार करते थे। तो हमने क्या मूल्यांकन में क्या देखा? चरित्र में वीर योद्धा व कुशल सेना नायक था, ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया था, कुशल सेना नायक था और चतुर कूटनीतिक का प्रयोग करता था। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? शुंगकालीन कला के बारे में देख लेंगे। तो डायरेक्ट आपके 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शुंगकालीन कला के बारे में बताइए, जिसमें क्या हमें देखने को मिलेगा विदिशा का गरुड़ स्तंभ, जो कि हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया है ना, जो, और इसको क्या बोलते हैं? खंबा बाबा भी बोलते हैं ना। भांजा का चैत्य व विहार, है ना। और अंजाता का नवा चैत्य मंदिर क्या है? अंजाता की नवा चैत्य मंदिर। और नासिक व कार्ले का चैत्य क्या है? नासिक और कार्ले का चैत्य, है ना। ये जो चैत्य है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी हमारा क्या शुंग वंश कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है? कर्ण वंश है। कर्ण वंश का शासन कब से कब तक था? 75 बीसी से 30 बीसी तक था। 75 से 30 बीसी, है ना। और इसके शासक कौन थे? वासुदेव ने किसकी हत्या की थी? देवभूति, जो कि शुंग वंश के अंतिम शासक थे, उनकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। किसके संस्थापक थे? कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। उसके बाद भूमिमित्र आए थे। और अंतिम आपसे पूछेंगे डायरेक्ट, अंतिम कौन है? सुशर्मा है। सुशर्मा की मृत्यु किसने की थी? उनके अमात्य सिमुक ने हत्या करके किस वंश की स्थापना की? सातवाहन वंश की। तो कर्ण वंश के प्रथम संस्थापक कौन है? वासुदेव। और अंतिम कौन है? सुशर्मा, जिसकी हत्या किसने की? सुमुख ने की, है ना। इसके बाद कौन सा वंश आ जाएगा? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का शासन कब से कब तक था? तो 13 बीसी से 250 एडी तक। क्या है? अब एडी आ गया है ना, तो एडी तक था, है ना। ये ईसवी है ना, ये क्या है? ईसा पूर्व पढ़ रहे हैं हम, ये क्या हो जाएगा? ईसवी पढ़ रहे हैं, है ना। इसके संस्थापक कौन है? सिमुक इसके संस्थापक है। और सातवाहन की राजधानी कौन थी? प्रतिष्ठान या अमरावती। कौन थी? प्रतिष्ठान या अमरावती। ये कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, है ना। और जो पुराणों में क्या सातवाहन को क्या बोलते हैं? आंध्र भट्ट, है ना। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुराणों में सातवाहन को क्या बोलते हैं? तो आंध्र भट्ट बोलते हैं ना। और जो सिमुक है, उन्होंने क्या जैन और बौद्ध दोनों मंदिरों का क्या निर्माण करवाया था, ना। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? सातवाहन वंश के बारे में और भी इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद चेदी वंश और जो हमारे विदेशी आक्रमण करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमने क्या जो मौर्य उत्तर काल की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी है ना, कि देशी शासकों का आक्रमण और विदेशी शासकों का आक्रमण दो थे, है ना, जिसमें शुंग वंश है, कर्ण वंश है, सातवाहन वंश है और चेदी वंश। इसमें क्या इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक आ गया है इसमें, है ना, पार्थियन आ गया और कुषाण वंश आ गया, है ना। इसमें भी ये 4 वंश है और इसमें भी 4 वंश है ना। इसमें हमने क्या शुंग वंश के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, जिसमें हमने जानकारी के स्रोत देख लिए, पुष्पमित्र शुंग के बारे में देख लिया, पुष्पमित्र सिंह का चरित्र या मूल्यांकन देख लिए और शुंगकालीन कला के बारे में देखा। उसके बाद हमने आज कर्ण वंश के बारे में भी पढ़ लिया और सातवाहन वंश के बारे में भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लिया ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम सातवाहन वंश के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे और जो भी हमारे चेदी वंश है ना, कुषाण वंश है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।